नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 75वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम एक ऐसे ऑफिसर की बात करेंगे जो कि अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके बारे में पहले जो हमारा संविधान जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय पर इसकी चर्चा नहीं की जा रही थी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या कहलाती है, यानी हम देख सकते हैं इन्हें भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक कहा जाता है। हमारे देश में हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए और जिसके द्वारा जो विदेशी आक्रांता हुआ करते थे, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ व्यापारिक माध्यमों से कई तरीके से पलायत होकर भारत आते हैं। रिफ्यूजी जिन्हें कहा जाता है, तो रिफ्यूजी की हम यदि बात करें तो हमारे देश में पूर्णतः हिंदू यहाँ पर प्राचीन काल में भले ही निवास करते हों, लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदली, जब यह जो कि रिफ्यूजी भारत में और भारत में ही अन्य कई धर्मों का उद्गार हुआ या नए धर्म बनकर पैदा हुए, तो हम देख सकते हैं कि इनकी एक जाति बट गई। तो हम इन जातियों के अनुसार देख सकते हैं कि जैसे कि बौद्ध धर्म जो कि भारत में ही पनपा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सिख धर्म भी भारत में ही इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैन धर्म भी यहीं से निकल कर आया। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनकी संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। कम संख्या होने के कारण इनके जो अधिकार हुआ करते थे उनका हनन होने की आशंका यहाँ पर जताई जाती थी। हम देख सकते हैं कि चाइना जैसे देशों में जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पर निवास करती है, उनके विरुद्ध इस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में भी जैसे ही हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय पर इस प्रकार की बात नहीं की गई। उस समय पर हम देख सकते हैं कि SC ST के बारे में तो बात की गई थी, लेकिन माइनॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई थी। जैसे जैसे हमने अपने संविधान के अनुसार चलना प्रारंभ किया तो इनके हितों की भी बात की गई। तो हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक ऑफिसर का पद नियुक्त कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि यह जो ऑफिसर होता है वह क्या कार्य किया करता है कि जो माइनॉरिटी हुआ करती है उनके राइट्स की बात करता है, उनको संरक्षण दिलाने की बात करता है। जिस प्रकार से यह अपनी कल्चर के साथ रहते हैं, जैसे कि सिख धर्म में हमने देखा कि इनके भी कुछ संविधान द्वारा बाद में अधिकार दिए गए। इनमें हम देख सकते हैं कि यह कृपाण रखना और जैसे कि हिजाब का जो विवाद है वो वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उनकी जो धार्मिक आस्था है उसको पूरा करने के लिए जो भी इनकी जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनको संरक्षण प्रदान कराने के लिए इस प्रकार के ऑफिसर की यहाँ पर नियुक्ति की गई। तो इसी के बारे में आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आपको आज का अध्ययन और समझने का प्रयास करते हैं किस किस प्रकार के प्रावधान माइनॉरिटी के लिए हमारे देश में दिए गए हैं। अब हम स्पेशल ऑफिसर की बात करें जो कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया, इसके क्या क्या कार्य होते हैं चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक जातीय व भाषाई विविधता पाई जाती है। आपने कहावत सुनी होगी कि घाट घाट पर बदले पानी और कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी, यानी हर कोस पर हम देख सकते हैं कि पानी की वैरायटी बदलती रहती है। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सवा कोस आने पर हमारे यहाँ पर भाषा बदल जाती है। तो हमने यह देखा कि जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी जो सामान्य भाषा है, कोई बुंदेलखंड में निवास करता है तो बुंदेली, और हम देख सकते हैं बिहार में रहने वाले बिहारी, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन, प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी भाषा होती है। उसके अलावा रीजन के हिसाब से भी भाषाएं बदलती जाती हैं। एक ही राज्य में आपको 4 से 5 भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति मिलेंगे जो कि बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कोस कोस पर भी वाणी बदलती हुई दिखाई देती हैं। तो भाषाई अल्पसंख्यक इसके लिए कहा जाता है। यदि किसी राज्य क्षेत्र में कुछ अलग भाषा बोलने वाले समुदाय होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। इनको संरक्षण दिलाने की तथा जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, भाषाओं के संरक्षण की बात भी हमारे यहाँ पर की जाती है। राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी इसी के संरक्षण के लिए की गई थी। तो इसको कहाँ से लाया गया था, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं।
हमारे देश में जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके प्रमुख न्यायाधीश जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे रंगनाथ मिश्रा जी, तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। तो इसे कहते हैं रंगनाथ आयोग के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि 2004 में गठित किया गया। वह क्या बात करता है, राष्ट्रीय धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की संरक्षण की बात करता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में हमारे देश में देख सकते हैं कि 6 प्रकार की माइनॉरिटी पाई जाती हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि मुस्लिम हुए, ईसाई हुए, बौद्ध, सिख, फारसी और जैन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी बात की जाती है। अल्पसंख्यक एक्ट के अनुसार 1992 के तहत 6 जातियों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हम देख सकते हैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1992 में ही इन जातियों को रिकॉर्गनाइज किया गया, जैसे कि मुस्लिम होते हैं, ईसाई होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं और फारसी होते हैं। यह भाषाई आधार पर अपनी एक अलग भाषा का चलन चलाते हैं, जैसे कि इनकी जो भाषा होती है, मुस्लिमों में ज़्यादातर उर्दू का यूज़ किया जाता है, ईसाइयों में वो इंग्लिश बोला करते हैं, बौद्धिस्ट की भी अपनी एक पाली भाषा होती है। इसके अलावा वह हिंदी के समान ही भाषाएं बोला करते हैं। पंजाबी आपने सुनी होगी, जो कि सिखों की प्रमुख भाषा है। फारसी भी अपनी भाषाई आधार पर अपना कार्य जो करते हैं। और इनकी जो हम देख सकते हैं कि भाषाई आधार पर एक कम्युनिटी यानी अपनी एक जाति या समुदाय बना हुआ है। तो इसके अनुसार इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया, इनको एक एक्ट के तहत 1992 में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एक्ट निकल कर आया, इसके तहत अल्पसंख्यक जातियों को दर्जा दे दिया गया। अब रंगनाथ मिश्रा जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, इनके द्वारा 2007 में अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी गई। इनके द्वारा माइनॉरिटी को राइट प्रदान करने के लिए जो भी यहाँ पर इनकी रिपोर्ट, रंगनाथ कमेटी की जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जा रही थी, तो उसको 2007 में सौंप दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में भी जानकारी पूछ ली जाती है। तो हम देख सकते हैं यह 21वें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1991 तक चला, जो कि 1 वर्ष तक ही अपने पद पर रहे। और हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए। इनके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी चेयरमैन बनाया गया, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन हुआ करता है जो भारत का, उसका इनको अध्यक्ष भी बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसको आप याद रखनी है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही हमारी जो जानकारी है वह घूम रही है। इसके पक्ष में संविधान में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं था। जब हमारे संविधान निर्माता द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो इस समय पर माइनॉरिटी की चर्चा नहीं की जा रही थी। इस समय बात की जा रही थी ओबीसी की। ओबीसी के अलावा हम देख सकते एससी एसटी की प्रमुख रूप से यहाँ पर बात की जा रही थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1953 से लेकर 1955 तक। अब यह जो टाइम ड्यूरेशन है आपको याद रखना है, यहीं से बात निकल कर आती है माइनॉरिटी की। तो हम देख सकते हैं कि 1953 से लेकर 1955 को जो समय चल रहा था, वह चल रहा था राज्य पुनर्गठन आयोग का। आपके जो अधीनस्थ राज्य होंगे उनमें भी आपने पुनर्गठन को पढ़ा होगा कि किस प्रकार से राज्यों का विभाजन हो रहा था। हम देख सकते हैं कि निरंतर ही जो हमारे देश के राज्य हैं उनका विभाजन हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर पंजाब से हरियाणा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकालने की बात करें, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकालने की बात करें, तो इस प्रकार से राज्यों को बंटवारा होता आया है। तो 1953 से लेकर 1955 तक जब अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जा रही थी, यानी कुछ राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित करने की बात की जा रही थी। जैसे कि तमिलनाडु को जब यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया तो उसको भाषाई स्तर पर राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा जो अनशन किया गया था, उसके बाद ही इनके लिए भाषाई आधार पर राज्य का विभाजन कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की बात चल रही थी, वहीं पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी उभर कर आ रही थी। राज्यों का विभाजन जैसे जैसे किया गया, इनकी आवश्यकता महसूस होती गई कि माइनॉरिटी को भी हमें आगे लाना है। अब हम बात करते हैं 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन आता है, और हम देख सकते हैं कि इसी समय पर पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना की गई थी और 7वां संविधान संशोधन यहाँ पर लाया गया, तथा संविधान के जो भाग 17 है, भाग 17 में अनुच्छेद 350B को जोड़ दिया गया। यानी अनुच्छेद 17 जो क्या करता है, भाषाओं की बात करता है, भाषाई आधार पर राज्यों में
जिस प्रकार के कार्य होने चाहिए, कार्यों को लेकर चलने की बात जब हमने भाग याद किए थे तो आपने भाग 17 के अंतर्गत भाषाओं की बात की थी। तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 350 आर्टिकल क्या करता है, भाषाओं की बात करता है, लेकिन इसमें सब क्लॉज यानी 350 भी जोड़ दिया गया, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ऑफिसर की नियुक्ति की बात की गई। तो यह बात आपको याद रखनी है कि जो ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, इसको संवैधानिक जामा किस प्रकार से पहनाया गया, किस आर्टिकल में इसको रखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि 350 आर्टिकल हुआ करता था, उसमें संशोधन यानी 7वां संशोधन द्वारा बी जोड़ दिया गया। तो 350 बी के अंतर्गत किसकी बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के लिए ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, इसकी बात की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा संबंधी कार्य भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। हमने आपको बताया कि सुरक्षा व संरक्षण संबंधी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। यह अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे, क्योंकि यह नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, और जो भी नेशनल लेवल की अथॉरिटी की हम बात करते हैं वह अपनी रिपोर्ट किसके पास, राष्ट्रपति के पास वो साझा करते हैं। और हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में कार्य करता है, और जो यह रिपोर्ट होती है वह कहाँ पर जाती है, सीधी संसद में जाती है। इनकी सेवा एवं शर्तें अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यह बात भी आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है, क्योंकि कुछ हमने ऐसी निकाय पढ़े जिनकी सेवा शर्तें कहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन इनकी जो सेवा शर्तें हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अन्य प्रावधानों की समझे तो स्पेशल ऑफिसर के बारे में बात करें तो इसके बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 350 बी के तहत दिए गए हैं। 1957 में इसे प्रावधान को जोड़ा गया, 1957 में इस प्रावधान को जोड़ा गया था। और हम देख सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन जो 56 में निकल कर आया और 57 में इस प्रावधान को जोड़ दिया गया। इसके मुख्यालय प्रयागराज यानी जो भूतकाल में क्या हुआ करता था, इलाहाबाद के नाम से हम इसे जाना जाता था, वर्तमान में से प्रयागराज उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद कहें तो इलाहाबाद में इसका मुख्यालय हुआ करता है। लेकिन इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता और भी अधिक महसूस हुई, तो इसके 3 रीजनेबल ऑफिस भी बना दिए गए, यानी क्षेत्रीय मुख्यालय बना दिए गए। एक कर्नाटक में, जो कि हम दक्षिण भारत में देख सकते हैं, चेन्नई और कोलकाता हम ईस्ट में देख सकते हैं, और चेन्नई व कर्नाटक हम साउथ में देख सकते हैं। तो इनके 3 जो क्षेत्रीय मुख्यालय बनाए गए वो आपको याद रखने, एक बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चलिए, तो यह जानकारी प्राप्त की। अब क्षेत्रीय मुख्यालय में सहायक कमिश्नर हुआ करते हैं, जो मुख्यालय प्रमुख मुख्यालय हुआ करता है, जो कि इलाहाबाद में मौजूद है। यहाँ पर जो कमिश्नर यानी जो ऑफिसर है वह बैठा करते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीय मुख्यालय में कमिश्नर कार्य करते हैं, तथा मुख्य कमिश्नर की सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने संयोजन यहाँ पर पढ़ा कि किस किस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। यह राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों जहाँ पर भी भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं तालमेल बैठाने का कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि ऐसे कई राज्य होते हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, यानी इसको नेशनल लेवल पर जो माइनॉरिटी का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका एक क्षेत्र सीमित नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जैन समाज के लोग हुए प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य से निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी से करके सभी राज्यों में यह व्यवस्थित है। यानी हम देख सकते हैं कि उद्योगों की दृष्टि से यह देश में अलग अलग हिस्सों में निवास करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो संख्या होती है वह सारे देश में अलग अलग स्थानों पर थोड़ी थोड़ी सी पाई जाती है। अतः इन्हें अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर इनको जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत इनको क्या दिया गया है, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रस्तुत करते हैं, जानकारी आपको प्राप्त ही है। भाषाई अल्पसंख्यकों के जो कमिश्नर होते हैं उनके कार्यों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान, यानी जो वर्ष भर में इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें यह समस्याओं का आकलन करते हैं कि किस किस प्रकार की समस्याएं इनके यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान व राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए प्रावधानों को भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए लागू करना, यानी संविधान में
जो क्लॉज बी के अंतर्गत जो भी इनके लिए क्या दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं, संरक्षण की बात की गई है, उन प्रावधानों को पूरा करना एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इनके लिए प्रावधान बनाए जाते हैं उनको लागू करने की बात किसके द्वारा की जाती है, कमिश्नर द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, बैठक इन्हीं की उपस्थिति में आयोजित की जाती है। यानी इनसे संबंधित जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई सेमिनार होगा, कोई बैठक को आयोजित किया जाएगा तो इनकी अध्यक्षता में इसको किया जाएगा। चलिए तो कमिश्नर के कार्य देखें। अब देखें कि इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। इस कमीशन को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सभी अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर उपलब्ध कराना। हम देख सकते हैं कि विकास की राह में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ता गया, तो हम देख सकते हैं कि जो बड़ी जातियां हुआ करती हैं वह अपना विकास स्वयं से ही करती हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर दबाया ना जाए, इसके लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, उसके लिए समान रूप से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रोविज़न की बात करें तो वो अल्पसंख्यकों के लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनका किसी भी स्तर से हनन ना हो। हम देख सकते हैं कि जो स्कूल्स देखते होंगे, जैसे कि सेंट जोसेफ स्कूल होते हैं, उनके लिए बहुत सारी ज़मीन मुहैया कराई जाती है। आप अलग से ही उनके स्कूल्स को देखेंगे तो इनके लिए जो विशेष अधिकार हैं वह दिए जाते हैं। और भी हम देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर इनको समावेशी विकास के साथ लेकर चलना। समावेशी विकास या सतत विकास की बात वहाँ पर की जाती है। इनको पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आगे तक इनको संरक्षित बनाए रखने के लिए कार्य किए जाने तो राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी व्यापार करने व विचरण करने की स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं इनको भी इस प्रकार के प्रावधान कराए गए हैं। प्रावधानों को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना, यानी जो भी केंद्रीय स्तर पर प्रावधान होते हैं उनकी जानकारी लेकर, यदि हम देख सकते हैं कोई भी आपका ऑफिस होगा, किसी भी सेक्टर में आप कार्य कर रहे होंगे तो आपके जो उच्च अधिकारी होंगे जो बाहर जाकर मीटिंग्स अटेंड करते हैं और मीटिंग्स के में जो भी इनको सिखाया जाता है उनको यह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार इनके जो कमिश्नर होते हैं वह केंद्रीय स्तर की जो बैठकें होती हैं, सेमिनार होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें बैठते हैं तथा इनकी समस्याओं तथा इनके समाधान के लिए यह बात की जाती है। इनके लिए जो भी यह शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य, उन प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों तक पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर हमने बहुत सी जानकारी इसके संबंध में पढ़ी और हम देख सकते हैं कि हमारे जो लेक्चर हैं वह 75 लेक्चर आ चुके हैं आपके सामने। सारे लेक्चर्स को आप देखिए, आज ठीक तरीके से पॉलिटी का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री आपको पूरी कवर करा दी गई है। ऐसे बस्तों तक इन व्याख्यानों को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन तक किसी भी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया नहीं करवाया जा रहा, तो इनको इस प्रकार की शिक्षा देने का कष्ट करें। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपका जीएस कंप्लीट होगा तो फिर आपको लिए और भी अधिक क्लासें आएंगी, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर है और करंट इवेंट या करंट न्यूज़ से संबंधित जानकारियों को भी आपसे साझा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।